साल 2022 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस का हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। 51 नंबर, न्यायिक सक्रियतावाद का चलन है। ए स्थायी प्रकृति का, बी संक्रमणीकालीन प्रकृति का, सी जब विधायिका तथा कार्यपालिका पुनः अपने कार्यों का निर्वहन करने लगते हैं न्यायिक सक्रियतावाद खत्म हो जाता है, डी बी और सी दोनों। राइट आंसर है बी और सी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियतावाद की व्युत्पत्ति हुई ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी भारत में या फिर डी फ्रांस में। राइट आंसर ए जो अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई जुडिशियल एक्टिविज्म की। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की नींव रखी गई थी ए जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर द्वारा, जस्टिस पी एन भगवती द्वारा, जस्टिस पी ए देसाई तथा जस्टिस ओ पी चिन्नर रेड्डी द्वारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, इन सभी ने भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की नींव रखी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, न्यायिक सक्रियतावाद की पदावली 1947 में दी गई थी ए समाजशास्त्री द्वारा, बी विधि शास्त्री द्वारा, सी इतिहासकार द्वारा या डी पत्रकार द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, न्यायिक सक्रियतावाद की जो शब्दावली है वो एक इतिहासकार ने दी थी। न्यायिक सक्रियतावाद किस शक्ति से संबंधित है ए अधीक्षण शक्ति, बी न्यायिक पुनर्विलोकन, सी शक्ति पृथक्करण या फिर डी न्यायिक सर्वोच्चता। राइट आंसर है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियतावाद की विलोम संकल्पना क्या है? न्यायिक संयम नियंत्रण, न्यायिक निरंकुशता, न्यायिक निष्क्रियता, न्यायिक उदासीनता। राइट आंसर है ए न्यायिक संयम और नियंत्रण। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियतावाद से निकली वह संकल्पना जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण के कई ऐतिहासिक निर्णय आते हैं ए सूचना का अधिकार अधिनियम, बी जनहित याचिका, सी लोक अदालतों की स्थापना या फिर डी सर्वोच्च। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बी जनहित याचिका जो है वो भारत में न्यायिक सक्रियतावाद के परिणाम स्वरूप निकली है। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियतावाद जिस सिद्धांत के विरुद्ध गतिशील होती है वह है ए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, बी न्यायिक संयम, सी विधायी सर्वोच्चता या फिर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी न्यायिक सक्रियतावाद जो है वो जिस सिद्धांत के विरुद्ध गतिशील है वह कौन कौन से हैं? न्यायिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी है, न्यायिक संयम भी है, विधायी सर्वोच्चता भी है। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 59 नंबर, न्यायिक सक्रियतावाद का प्रदर्शन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ऑगल टेलिस बनाम भारत संघवाद में निर्णीत किया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं ए जीविकोपार्जन का अधिकार, बी आश्रय पाने का अधिकार, सी ए और बी दोनों या डी विदेश भ्रमण का अधिकार। राइट आंसर है ए और बी दोनों। ओलेगा टेलिस बनाम भारत संघवाद में निर्णय दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीविकोपार्जन और आश्रय दोनों का अधिकार है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत निर्णीत किया? ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राइट आंसर इज द डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है वो न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत नहीं आता। बाकी की ये जो निर्णय हैं, ये मामले हैं, ये सब न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 नंबर, वह गैर सरकारी संगठन जिसने समलैंगिकों के लैंगिक स्वतंत्रता तथा गरिमा के लिए संघर्ष कर दो वयस्कों के मध्य सहमति आधारित लैंगिक संपर्क जो प्राइवेट स्थान में किया गया हो को सफलतापूर्वक गैर आपराधिक न्यायालय द्वारा घोषित कराया गया है ए दिल्ली का नाज फाउंडेशन, बी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, सी पीपुल्स यूनियन फॉर स्मॉल कॉलेज। उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए दिल्ली का जो नाज फाउंडेशन है उसने ऐसा किया। 62 नंबर, शरणार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
ए, वे अपने देश के बाहर होते हैं। बी, प्रताड़ना के कार्य से ग्रसित होते हैं। डी, राष्ट्रीय संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होता। या फिर डी, निर्धनता के कारण वे अपने देश से बाहर होते हैं। तो ये जो है वो राइट असत्य है। तो शरणार्थी क्या इसलिए बाहर जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते? भाई पैसे ही नहीं है तो बाहर कैसे पहुंच गए उस देश में? तो ये गलत आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर। शरणार्थियों की परिस्थिति से संबंधित 1951 का अभिसमय अंगीकृत किया गया था। निम्न में से किसको संज्ञान में रखते हुए? ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का, या सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, शरणार्थियों की बदस्थिति को देखकर। राइट आंसर इज द सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय 1951 के कौन निम्न से मुख्य प्रावधान नहीं है? ए, शरणार्थियों की व्यक्तिगत परिस्थिति, बी, सिविल अधिकार, सी, राजनीतिक अधिकार, या फिर डी, शरणार्थियों का गैर विधिक प्रयोग। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, 65 नंबर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मार्गदर्शक वाद है, इसमें बताए गए दिशा निर्देश संबंधित थे। ए, अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों के लिए, अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों के अधिकार। बी, चकमा शरणार्थियों को केवल विधिक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, न कि बलात्पूर्वक। ठीक है। सी, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 की गारंटी चकमा लोगों को प्रदान होगी। डी, उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के पास किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता ज्ञान या अज्ञानवश नहीं रहती, तब उसे कहते हैं ए, निर्योग्य व्यक्ति, बी, राज्यविहीन व्यक्ति, सी, शरणार्थी, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज द बी, राज्यविहीन व्यक्ति उसको कहते हैं, स्टेटलेस पर्सन। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन शरणार्थी की सहायता करते हैं। ठीक है, कैसे? ए, उनको आर्थिक मदद देकर। बी, उनके मूल अधिकारों तथा गरिमा के लिए न्यायालय में कार्यवाही करते हैं। उनको विधिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था करते हैं। या फिर डी, उपरोक्त सभी तरीके। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तरीकों से गैर सरकारी संगठन शरणार्थियों की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापित हुआ। ए, 17 मई 1993, बी, 20 मई 1993, सी, 17 मई 1992, डी, 20 मई 1992। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, 17 मई 1993। अगला प्रश्न है 69। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 की धारा 2C के अंतर्गत निम्न में से कौन सा युग्म अल्पसंख्यक नहीं घोषित किया गया? ए, ईसाई और सिख, बी, वैश्य एवं ब्राह्मण, सी, बौद्ध एवं मुसलमान, डी, पारसी एवं जैन। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, वैश्य और ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होता है, अपना पद धारित करता है। ए, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। बी, 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। सी, 5 वर्ष तक, डी, 3 वर्ष तक। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। वर्तमान में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है एक। ए, स्थायी सांविधिक संस्था, बी, अस्थायी गैर सांविधिक संस्था, या फिर सी, अस्थायी सांविधिक संस्था, या डी, अस्थायी गैर सांविधिक संस्था। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, अस्थायी गैर सांविधिक संस्था। जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है वो अस्थायी गैर सांविधिक संस्था है। ठीक है, टेम्परेरी नॉन स्टेटरी बॉडी। अगला प्रश्न है
72 नंबर, सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत के सफाई कर्मचारियों की दशा का अन्वेषण करता है। सफाई कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिए भारत सरकार को संस्तुतियाँ करता है। सी, ए और बी दोनों कार्य करता है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग है। ए एक सांविधिक निकाय, बी गैर सांविधिक निकाय, सी भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय, या फिर डी भारत सरकार का गैर सांविधिक निकाय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? दोस्तों, जब ये मेरा पेपर हुआ था 2022 में, तो उस समय रेखा शर्मा थी। आप लोग करंट में पता कर लीजिए कौन है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है? ए महिलाओं के लिए सांविधिक तथा वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, बी केंद्रीय सरकार को महिलाओं संबंधी विषयों पर नीतिगत सलाह देना, डी भारत में महिलाओं की जनगणना कराना, डी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु उपचारात्मक विधिक अनुशंसाएं करना। राइट आंसर है सी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका यह काम नहीं है कि महिलाओं की जनगणना करना, ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। एक सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, दोनों संविधिक या संवैधानिक संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, संवैधानिक संस्था, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बना दिया गया? ए 100वें, बी 102 या 99 या 104वें। राइट आंसर बी, 102वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बना दिया गया। अगला प्रश्न है 78, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है जिस मंत्रालय के अंतर्गत? वह कौन सा मंत्रालय है? ए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सी ए और बी दोनों, या फिर डी स्वास्थ्य मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है 79, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्य कार्य हैं। ए नागरिकों के किसी वर्ग के निवेदन जो उनको पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित करने से को परखना, बी किसी पिछड़ा वर्ग के सूची सम्मिलन तथा अल्प सम्मिलन, सी दोनों ए और बी सही है, या फिर डी या तो ए या फिर बी। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, दोनों ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संवैधानिक संस्था बनाया गया? ए अनुच्छेद 338 ए द्वारा, बी अनुच्छेद 338 बी द्वारा, सी अनुच्छेद 337 ए द्वारा, या फिर डी अनुच्छेद 337 बी द्वारा। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 बी द्वारा इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया, ठीक है। उसने संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, या फिर राष्ट्रीय आर्थिक विपन्न वर्ग आयोग से। राइट आंसर इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 338 ए, 338 बी, 340 या कोई नहीं। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक रूप से अंतर्गत प्रावधानित है। अगला प्रश्न है 83, कौन सी संवैधानिक संस्था एंग्लो इंडियन समुदाय को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी ए और बी दोनों, या फिर डी पिछड़ा वर्ग आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही संवैधानिक संस्था
ऐसी है जो एंग्लो इंडियन समुदाय को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों को अनुशंसा भारत के राष्ट्रपति को करता है? इसका अध्यक्ष कौन होगा? विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है बी, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी है एक अर्धन्यायिक संस्था, विधिक निकाय, कार्यपालक निकाय या विधिक निकाय? राइट आंसर है ए, ये एक अर्धन्यायिक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा भले ही विधिता बाध्यकारी दस्तावेज ना हो, परंतु यह प्रदर्शित करता है कि संविधान को अंगीकृत करते समय कैसे भारत ने मानवाधिकारों की प्रकृति को समझा। उच्चतम न्यायालय ने यह कथन व्यक्त किया था। केशवानंद भारती मामले में चेयरमैन बोर्ड रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास वाद में, ए और बी दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है, इस कथन को व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है 87 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा दस्तावेज के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें पूछा गया है कि जो भारत में आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, वो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है उसके किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9 में। ठीक है, अर्थात जो भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में है वही जो मानवाधिकार की घोषणा हुई थी उस संविधान के अनुच्छेद 9 में है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जिस नाम को सम्मिलित किया गया है वह है मूलभूत अधिकारों के रूप में, बी मूलभूत कर्तव्यों के रूप में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत ने हस्ताक्षर किए हैं ए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर, सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा पर, सी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा पर या डी उपरोक्त सभी पर? राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1 जनवरी सन 1942 को। अगला प्रश्न है 91 नंबर, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा ICESC के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार नहीं है? ए सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिकार, कार्य करने तथा नियोजन का अधिकार, सी लोक मामलों में भाग लेने का अधिकार या डी पब्लिक शिक्षा का अधिकार? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, लोक मामलों में भाग लेने का अधिकार जो है वो ICESC के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। जियो और जीनो दो तथा वसुधैव कुटुंबकम के 2 सिद्धांत में जिन अधिकारों का दर्शन है वे हैं ए विधिक अधिकार, बी मानव अधिकार, सी नैसर्गिक अधिकार या फिर डी बी और सी दोनों? राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्थात मानव अधिकार और नैसर्गिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि और प्रोत्साहन करना, यह पंक्तियां संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में हैं? ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 या फिर डी अनुच्छेद 6? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार कमीशन संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग द्वारा अधिशासित होता है? ऑप्शन ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, बी महासभा द्वारा, सी सुरक्षा परिषद द्वारा या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों पर 2 अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधाएं मूलतः हैं? ए बहुपक्षीय संधियां, बी द्विपक्षीय संधियां,
सी एक पक्षीय संधियां, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए बहुपक्षीय संधियां। अगला प्रश्न है 96 नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक, अगला प्रश्न है 96 नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुसार पूर्णतः में मानवाधिकारों के प्रकार हैं। ए 5, बी 3, सी 7 या फिर डी असीमित। राइट आंसर है ए 5 प्रकार। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से कौन दुर्बल समूह के व्यक्तियों का गठन नहीं करते? ए बच्चे एवं महिलाएं, बी निर्योग्य एवं वृद्ध व्यक्ति, सी विदेशों में कार्य करने वाले श्रमिक, डी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष। राइट आंसर है डी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो दुर्बल समूहों के व्यक्तियों का गठन नहीं करते। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को जिस स्थान पर स्वीकार किया गया था वह है सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या ज्यूरिख में। राइट आंसर है सी पेरिस में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों 2022 में थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अब कौन है आप लोग पता करके जाइए। अगला प्रश्न है 100, त्वरित विचार का अधिकार लोक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध ताकि निष्क्रिय धूम्रपान ना फैले। सतत दूरगामी विकास का अधिकार, संवैधानिक अपकृत्य के पीड़ितों को प्रतिकार देना कुछ झलकें हैं जो उच्चतम न्यायालय के संज्ञात्मक एवं लीक से हटकर अपनाए गए रवैये से उभरती हैं के माध्यम है। न्यायिक सक्रियतावाद, PIL, ए और बी दोनों, या फिर उपचारात्मक रिट याचिका। राइट आंसर है सी, ये PIL द्वारा न्यायिक सक्रियतावाद। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।